वीडियो में हम बायोलॉजी विषय के अंतर्गत दूसरी यूनिट स्टार्ट करेंगे, जिसका फर्स्ट चैप्टर का नाम है पादप जल संबंध। पादप जल संबंध में अपन पादपों से संबंधित कुछ परिभाषाएं जो कि उसके जल के साथ संबंध को प्रदर्शित करती है, उसके विषय में चर्चा करेंगे। तो उसी क्रम में सबसे पहला है डिफ्यूजन, विसरण। विसरण क्या होता है, डिफ्यूजन क्या होता है? अणुओं का अधिक सांद्रता क्षेत्र से कम सांद्रता क्षेत्र की ओर गति करना। अणु बोले तो ये जल के अणुओं की बात हो रही है, तो जल के अणु गैसीय रूप में भी हो सकते हैं, जल के अणु ठोस के रूप में भी हो सकते हैं, जल के अणु द्रव के रूप में भी हो सकते हैं। लेकिन यहाँ अणु यदि उनकी सांद्रता अधिक है, यदि उनकी कंसंट्रेशन अधिक है, तो वो कम कंसंट्रेशन क्षेत्र की ओर यदि गति करेंगे तो इस गति करने की क्रिया को ही विसरण कहते हैं। विसरण की प्रवृत्ति कहें, नेचर कहें, गैस, द्रव, ठोस सभी में समान होती है। यानी विसरण जो है वो गैसों में भी हो सकता है, द्रवों में भी हो सकता है, ठोस में भी हो सकता है, लेकिन दर यानी रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है वो अलग अलग होता है। रेट ऑफ डिफ्यूजन की बात यदि की जाए तो यदि किसी पदार्थ का घनत्व अधिक होगा तो घनत्व अधिक होने पर विसरण दर कम होती है, और घनत्व कम होगा तो विसरण दर अधिक होती है। विसरण केवल अणुओं की सांद्रता पर निर्भर करता है, ना कि किसी अन्य पदार्थ की उपस्थिति पर। यानी विसरण की जो दर है, विसरण जो है वो केवल अणुओं की कंसंट्रेशन पर निर्भर करता है, सांद्रता पर निर्भर करता है। कि सांद्रता अधिक होगी तो विसरण होगा, सांद्रता कम होगी तो विसरण नहीं होगा। तो ये जो है केवल अणु की सांद्रता पर ही निर्भर करता है, अतः इसको स्वतंत्र विसरण, फ्री डिफ्यूजन भी कहा जाता है। अब पादपों का विसरण से क्या संबंध है? तो पादप जो है वो CO2, O2, H2O आदि को ग्रहण करना, आदि को त्यागना, ये सब विसरण द्वारा ही संभव कर पाते हैं। इसके बाद बात करें विसरण को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, तो विसरण को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे पहला है तापमान। तापमान, टेम्परेचर यदि बढ़ेगा तो उस स्थिति में अणुओं की गतिज ऊर्जा में भी वृद्धि होगी, और अणुओं की गतिज ऊर्जा में यदि वृद्धि होगी तो विसरण की दर जो है वो स्वतः ही बढ़ जाएगी। दूसरा कारक है विसरण की दर बराबर 1/√, घनत्व। यानी विसरण की दर जो है वो घनत्व के व्युत्क्रमानुपाती होती है। यानी यदि अणुओं का घनत्व अधिक होगा तो विसरण की दर कम होगी, और अणुओं का घनत्व कम होगा तो विसरण की दर अधिक होती है। तीसरा कारक है विसरण दाब की प्रवणता। प्रवणता बोले तो सांद्रता। यदि विसरण दाब अधिक होगा, यानी कंसंट्रेशन यदि अधिक है तो विसरण प्रॉपर होगा, और कंसंट्रेशन कम है तो विसरण नहीं होगा। तो ये भी विसरण को प्रभावित करने वाला कारक है। तो 3 कारक हैं। अब पौधों में विसरण का क्या महत्व है? तो पौधों में विसरण का बहुत अधिक महत्व है, क्योंकि पौधे गैसीय आदान प्रदान विसरण द्वारा करते हैं। पौधे पोषक पदार्थों का अवशोषण, जो मिट्टी से खनिज लवणों का अवशोषण किया जाता है, क्योंकि मिट्टी के अंदर पोषक तत्व अधिक होते हैं, पादप के अंदर कम होते हैं, तो अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जो है अणु स्वतः ही अंदर आ जाते हैं, जिनका उपयोग करके पादप भोजन बनाते हैं। तो ये बात कर रहे थे अपन विसरण की। तो पहला जो संबंध है पादप और जल का वो है डिफ्यूजन या विसरण। इसके बाद में दूसरा टॉपिक आता है इसमें पारगम्यता या परमेबिलिटी। पारगम्यता 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 क्या है? पारगम्यता कहें तो अणुओं का किसी परत के दूसरी ओर गमन
गमन ही क्या कहलाता है, पारगम्यता कहलाता है। तो पारगम्यता के आधार पर ये कह सकते हैं कि झिल्लियां अलग अलग प्रकार की होती है। तो झिल्लियां 3 प्रकार की होती है, एक पूर्णतया पारगम्य झिल्ली या पारगम्य, दूसरी अर्ध पारगम्य और तीसरी अपारगम्य। यदि पूर्णतया पारगम्य होगी तो विलयन, आपने पढ़ा होगा कि विलयन का निर्माण किससे होता है बच्चों, विलय प्लस विलायक। और विलायक अधिकांशतः क्या होता है बच्चों, जल, जिसकी कंसंट्रेशन क्या होती है, अधिक। यदि पारगम्य झिल्ली किसको कहेंगे, यदि झिल्ली के द्वारा संपूर्ण विलयन, विलयन के अंतर्गत विलय भी आ जाएगा और विलायक भी आ जाएगा। यदि विलय और विलायक दोनों को ही अपने अंदर से पास होने दिया जा रहा है, पैसेज किया जा रहा है, उसको रास्ता प्रदान किया जा रहा है, तो वो झिल्ली कहलाएगी पारगम्य झिल्ली। दूसरा है अर्ध पारगम्य झिल्ली। पारगम्य झिल्ली का उदाहरण होगा कोशिका भित्ति, इसका एग्जांपल होगा बच्चों कोशिका भित्ति। दूसरा है अर्ध पारगम्य। अर्ध पारगम्य सेमी परमिएबल, अर्ध यानी आधी, और आधी होगी तो केवल और केवल किसके अणुओं को जाने देगी, विलायक के अणुओं को गमन करने देगी, यानी विलय के अणुओं को गमन नहीं करने देगी, इसलिए इसको बोलेंगे अर्ध पारगम्य झिल्ली। तो इसका एग्जांपल हो जाएगा बच्चों अर्ध पारगम्य झिल्ली का कोशिका झिल्ली। और तीसरे प्रकार की है अपारगम्य, अपारगम्य झिल्ली। अपारगम्य झिल्ली यदि होगी तो उस स्थिति में हम कहेंगे कि ना तो ये विलय को जाने देगी और ना ही विलायक को, विलय प्लस विलायक, यानी ये संपूर्ण विलयन को ही पार नहीं होने देगी। इसका एग्जांपल होगा टोनोब्लास्ट। टोनोब्लास्ट टोनोप्लास्ट कोशिकीय परत होती है बच्चों, ये पादपों में पाई जाती है। ये टोनोप्लास्ट जो है ना तो विलय ना ही विलायक, अर्थात संपूर्ण विलयन के अणुओं को ही अपने अंदर से पार नहीं होने देती है। इस प्रकार से हमने आज पादप जल संबंध के अंतर्गत 2 टॉपिक पढ़े हैं। एक पढ़ी है पारगम्यता और शुरुआत में पढ़ा था विसरण। ये दोनों संबंध सभी बच्चों को ठीक से समझ में आ गए होंगे, ऐसा आपसे मैं अपेक्षा करता हूं। थैंक यू।